हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है? ये 5 लॉज का एक कम्बिनेशन है जो गवर्न करता है कि किसी एलिमेंट से जब कंपाउंड की फॉर्मेशन की जाएगी तो वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो उसको जो लॉज गवर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। तो आज हम इन 3 लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 लॉ एज इट इज इन 9th क्लास में भी है और एज इट इज हमारे 11th क्लास में है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में हम ये देखते हैं ना कि रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। तो रिएक्शंस को बैलेंस करने का रीजन भी यही होता है, क्योंकि अगर हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग है, एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो मेरे रिएक्टेंट 16 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 16 ग्राम ही होना चाहिए। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख के बताते हैं हम। जैसे मैं बोल दूं H2 प्लस O2, आफ्टर रिएक्शन बना दिया मैंने H2। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस करती हूँ तो ये हो जाएगा 2H2 और यहाँ पे आ गया 2। अब इसका मास चेक करते हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का हो गया 2 मॉलिक्यूल है तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 यूनिट। और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 2 का हो गया 32, यानी 32 यूनिट। ये हो गया हमारा टोटल 36 यूनिट। अब इधर देखेंगे एक H2O मॉलिक्यूल का कितना होता है 18 तो 2 का 36 यूनिट, यानी जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मास आया है उतना ही हमारा राइट हैंड साइड में भी मास आया है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? ये दिया था लुवैजियर ने। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है। अब आते हैं हमारे सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड है तो उसके मास का जो रेशियो होता है ना, उसके एलिमेंट्स के जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप वो इंडिया में ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लो, अमेरिका में ले लो। सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरे पास है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब हाइड्रोजन का मास कितना होएगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो ये आया 2:16। इसको मैं काट के लिख दूं 1:8। ये आ गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो इन वाटर। अब चाहे तुम पानी ले लो इंडिया का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, या चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, चाहे तुम गंदे नाले का पानी ले लो, चाहे तुम आरओ का पानी ले लो, अगर वहां पर पानी है, वाटर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही रहेगा। ये क्लियर है? ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल। कार्बन का मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। अब देखो इसको काटो, ये कट गया 4 पे, सॉरी ये कट गया 3 पे और ये 8 पे, ये आ गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो चेक करेंगे तो वो ऑलवेज 3:8 ही आएगा। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। ये और ये ना थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, उन 2 ही एलिमेंट्स का यूज करके हम एक से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हम एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं और उनमें से एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स ले लेते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट बचा है ना उसका मास अलग अलग कंपाउंड के अंदर भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लो वाटर, इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। दूसरा ले लो
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो दोनों के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेम है बिल्कुल दोनों के अंदर। अब जब मैं इसके अंदर मास का रेशो चेक करती हूं, जो आया था मेरा 1:8। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 2 ऑक्सीजन का मास 32, तो ये आ गया 1:16। अब इसमें किसका मास कांस्टेंट है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों के अंदर सेम अमाउंट में है, वो है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल है इसका, तो यहाँ पर इसका मास 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब बचा ऑक्सीजन। तो ये लो क्या कहता है, जब हम इस तरह से लेते हैं 2 एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट ही है, जो दूसरा एलिमेंट बचा है जब हम उसके मास का रेशो चेक करेंगे ना, तो वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो ही आएगा। जैसे ये आ गया 1:2 ऑक्सीजन के मास का रेशो। तो ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम 2 एलिमेंट्स का यूज करके एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उस टाइम पे एक एलिमेंट्स के मास का रेशो तो फिक्स है ही, मतलब इक्वल है, और जो दूसरा एलिमेंट बचा है उसके मास का रेशो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो ही आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जब मैं बात करूंगी, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16। इसकी बात करेंगे, कार्बन का मास है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन का आएगा 32। अब ये 12 तो कांस्टेंट ही है, दोनों में सेम है, इक्वल है। अब ये देखो 16:32, तो ये भी क्या आया 1:2। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये है हमारे 3 लॉ। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या ये हम बोल सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे जो रिएक्टेंट का मास है वो ही एज इट इज प्रोडक्ट का होगा। हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसमें जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी होता है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, पहले वो सॉलिड फॉर्म में है, फिर लिक्विड में आ जाए या गैसियस फॉर्म में आ जाए, वो चीजें चेंज हो सकती हैं, बट उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर हम 2 एलिमेंट्स का यूज करके किसी गिवन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, या कोई भी हमें गिवन कंपाउंड है हमारे पास, उसके अंदर जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। एलिमेंट्स का रेशियो मीन्स एलिमेंट्स के मास का रेशो, एलिमेंट्स के मास का जो रेशो वो हमेशा फिक्स रहता है। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो हमारा मेरे पास अगर 2 एलिमेंट्स है, मैं उनके एक से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, जिसके जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड का। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में, तो हाइड्रोजन तो सेम ही है दोनों के अंदर, बचा क्या ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। ऐसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करूंगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन तो सेम है, अब बचा ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर इनके भी मास का रेशो निकालेंगे तो वो आएगा सिंपल होल नंबर रेशो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर चाहे तो अगली वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाए।